हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सांद्रता के बारे में। कौन सी सांद्रता? वेट बाय वॉल्यूम सांद्रता, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा आयतन प्रतिशतता के बारे में, और हमने पढ़ा पीपीएम सांद्रता के बारे में। आज हम पढ़ने वाले मोलरता के बारे में कि मोलरता जो सांद्रता है किसे कहते हैं। इस मोलरता को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम डेफिनेशंस और कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। खास न्यूमेरिकल्स होंगे, वो भी तो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, इसलिए आप दोनों लेक्चर हमें देखने हैं मोलरता से रिलेटेड। ठीक है, मोलरता शुरू करने से पहले आज हम एक शेर पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल का है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। अगर आपको कुछ बनना है, लाइफ के अंदर कुछ करना है, आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, आप चाहते हो मैं डॉक्टर बन जाऊं, आप चाहते हो मैं सिविल सर्विस में चला जाऊं, तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जिसने अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ा है, जिसने लगन से मेहनत की है, वो हमेशा कामयाब हुआ है। क्योंकि एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो? यहां भी हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला है, सक्सीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। सक्सीज क्या है? सक्सीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रगल के। स्ट्रगल के भैया, सक्सीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रगल के। राइट, यानी कि स्ट्रगल जितना ज्यादा होगा, कठिन परिश्रम जितना ज्यादा होगा, सक्सेस उतनी बड़ी होगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो अपने कठिन परिश्रम को बढ़ाएं अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में और कुछ अचीव करना है, इसलिए अपने कठिन परिश्रम को बढ़ाना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं मोलरता के बाद। चलिए, मोलरता क्या होती है? मोलरता क्या होती है उसकी बात करते हैं हम। मोलरता, मोलरता क्या है? चलिए, हम सबसे पहले अगर मोलरता की बात करें तो हम समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। मोलरता, मोलरता जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, क्या होती है बेटा मोलरता? ध्यान से समझना। मोलरता कैपिटल एम होता है एन अपॉन वी, और वी किस में रखना होता है हमें? लीटर के अंदर। मोलरता का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन कैपिटल वी। याद है मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली चीज बेटा किसकी हुआ करती है? विले की। और ये क्या है? एन से डिनोट कर रहा हूं ना मैं इसको, तो एन से किसको डिनोट करते हैं हम यहाँ पर? मोल। तो ये किसके मोल होंगे बेटा? विले के मोल। वेरी गुड, विले के मोल। यहाँ पर वी क्या है? मैंने बताया था नीचे वाली चीज अगर आयतन हुआ तो 100% आयतन किसका होता है? विलियन का। तो नीचे वाली चीज क्या है बेटा? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। अब बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी बात आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब आप हमारे चैनल पे नए हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो सॉल्यूशन की अपलोड कर चुका हूं, उन्हें सबसे पहले देखें ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। और याद रखना, मोलरता वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पीछे वाली चीज समझनी पड़ेगी। मोलरता देखने से पहले आपको देखना चाहिए कि विलियन क्या है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे पहली बात जो हमने आपको बता रखी है सांद्रता के बारे में, तो वो आप वहां पर जाकर विजिट करें और देखें। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। कैपिटल वी क्या होगा बेटा? विलियन का आयतन। याद है मैंने आपको बताया था विलियन का आयतन हम फिक्स करते हैं। विलियन का आयतन हम क्या करते हैं? फिक्स। कितना? बहुत बढ़िया, 1000। क्यों भाई? फिक्स करने के 2 तरीके हैं। अगर प्रतिशत मात्रा दी हुई है तो फिक्स करेंगे 100। याद है ना? अगर सांद्रता परसेंटेज में है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे आयतन प्रतिशत, जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पढ़ा है ना हमने सब ये चीजें? बिल्कुल पढ़ाया। वहां पर कितना फिक्स करा था हमने? 100। अगर परसेंटेज में सांद्रता है तो 100 फिक्स करते हैं, और अगर परसेंटेज में सांद्रता नहीं है तो फिर कितना फिक्स करेंगे? 1000 फिक्स करेंगे। मोलरता परसेंटेज नहीं है भैया, यहाँ पर मोलरता प्रतिशत की बात थोड़ी कर रहा है वो, ओनली किसकी बात कर रहा है? मोलरता की। राइट, तो मोलरता चूंकि परसेंटेज नहीं है इसलिए हम फिक्स करेंगे 1000। क्या फिक्स करना है भाई? अगर आयतन हुआ तो ml, आयतन को ml में मेजर करेंगे, तो यानी कि मैं फिक्स कर सकता हूं 1000 ml।
और चूंकि आप सब जानते होंगे 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, राइट। 1000 ml किसके बराबर होता है बेटा, 1 लीटर के बराबर होता है। और अगर भार हुआ, यहाँ पर विलियन का भार हुआ या विलायक का भार हुआ, तब फिक्स करेंगे 1000, और भार को किससे मेजर करते हैं, ग्राम से। और चूंकि आप जानते हो 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के। तो या तो 1000 ml फिक्स करो, या 1 लीटर फिक्स करो, या फिर 1000 ग्राम फिक्स करो, या फिर 1 किलोग्राम फिक्स करो। चूंकि यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है, विलियन का आयतन, तो मैं यहाँ कितना फिक्स करने वाला हूं बेटा, 1000 ml या फिर 1 लीटर। आपको बात समझ में आ गई होगी, 1 लीटर या फिर 1000 ml। हाँ, तो बात करते हैं मोलरता किसे कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, इस 1000 ml या 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यानी कि जो विलियन का आयतन हमें लेना है वो कितना लेना है, 1000 ml लेना है या फिर 1 लीटर। मैं इन दोनों में से एक बात ले रहा हूं, 1 लीटर ले रहा हूं, राइट। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के जितने मोल घुले होंगे वो उसकी सांद्रता कहलाएगी। कौन सी, मोलरता। 1 लीटर विलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उस विलियन की वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। मोल को हम एक और नाम देते हैं बेटा, ग्राम अणुओं। ग्राम अणुओं, तो इस ग्राम अणु को हम मोल भी बोलते हैं, ग्राम अणु भी कह सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। शायद मोलरता समझ में आ गई होगी आपको। तो चूंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है N/V। N क्या है बेटा, N है मोल, और मोल क्या होता है, मोल होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, अणुभार, भार बटे अणुभार। इस अणुभार को हम एक और नाम दे सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, यानी कि मैं नीचे लिख सकता हूं भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोल को भार चूंकि ग्राम में होता है और मोलर द्रव्यमान होता है ग्राम प्रति मोल में, तो ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएंगे, मोल निकल के आ जाएंगे, राइट। बहुत अच्छा। दूसरा फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं, चूंकि भैया चूंकि हमारे पास जो मोल होते हैं, जो मोल होते हैं भार बटे अणुभार के बराबर होता है, और भार को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, अणुभार को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। W भार, M अणुभार। किसका अणुभार, भाई जिसके मोल होंगे। किसका भार, जिसके मोल होंगे। मोल विलेय का है ना, तो विलेय का भार और विलेय का ही अणुभार। तो मैं इनकी जगह क्या रख सकता हूं बेटा, स्मॉल w बटे स्मॉल m। बटे में ऑलरेडी v है और v किस में, लीटर में। तो एक और फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास कि जो मोलरता होती है उसका फॉर्मूला है W/m गुना कैपिटल V। V किस में है, लीटर। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, क्योंकि ऊपर विलेय के मोल थे ना। m क्या है, विलेय का अणुभार, और v क्या है, विलयन का आयतन। बहुत अच्छा। हमने कहा भाई यदि विलयन का आयतन ml में हो, क्योंकि मैंने 1000 ml भी तो बताया था आपको। यदि विलयन का आयतन किस में हो बेटा, यदि विलयन का आयतन ml में हो, यानी कि मिलीलीटर में हो, तब मैं लिख सकता हूं जो मोलरता होती है स्मॉल w बटे m गुना v, और v किस में होगा बेटा, ml में। लेकिन किसके लिए बात हो रही है, 1000 के लिए। फिक्स कितना करना है, 1000। यहाँ फिक्स 1 करना है, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जब हम 100 फिक्स करे थे, 100 फिक्स करे थे, तो 100 से गुना करे थे नहीं करे थे। जब पीपीएम सांद्रता में हमने 10 लाख फिक्स करा तो 10 लाख से गुना करिए नहीं करी। अब हम चूंकि एमएल में रख रहे हैं और एमएल के लिए कितना फिक्स करते हैं, 1000, तो इसलिए 1000 से गुना कर दिया हमने इसमें। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो अब हम अपने वापस नोट्स पर आते हैं। चलिए, मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर, आप 1 लीटर ले सकते हो या फिर 1000 ml भी ले सकते हो, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं, ग्राम अणु को हम क्या बोलते हैं, मोल की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यह सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित होती है। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक देखो, मात्रक क्या होगा, ऊपर मोल है, नीचे आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। तो इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है। अब एक और बात,
ये बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब आपको सांद्रता पढ़ाई थी तो नीट 2017 में बताया था क्वेश्चन जो कि ताप पे डिपेंड करता है, कौन सी सांद्रता पे डिपेंड करती है, कौन सी सांद्रता ताप पे डिपेंड नहीं करती है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाकर लेक्चर आप देखिए, क्योंकि चीजें अभी समझ में आएगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। मैंने आपसे कहा था भाई, अगर आपके पास एक कंटेनर है और इसके अंदर पानी है, सपोज दैट वाटर है ओनली, पानी इतना भरा हुआ है, इतना मान के चलो, और पानी का जो द्रव्यमान हमने लिया है, मास लिया है पानी का, जो द्रव्यमान लिया है बेटा m मान लो, वो हमने ले लिया है 100 ग्राम, लाइक दिस 100 ग्राम। अब थोड़ा फील करना, पानी चूंकि यहां तक भरा हुआ है इसलिए हमने इसका आयतन मान लिया v इतना। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं, यहां से मैं इसको हीट कर रहा हूं बेटा, यहां से तापमान दे रहा हूं टी बढ़ा रहा हूं, तो टी बढ़ने से क्या होगा, जल की वाष्प बढ़ेगी। अब जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, ये रहा वाष्प का फॉर्मूला भी क्या होता है H2, पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है H2, दोनों का फॉर्मूला H2 है, यानी कि भाप भी तो पानी है भाई। इसको क्या करो आप, कंडेंस कर दो, इस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंस करो, संघनित पढ़ेंगे हम, वाष्प दाब अभी पढ़ेंगे, संघनन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, सब पढ़ेंगे आगे जाके हम इसी के अंदर। तो वाष्प बनने लगी बेटा। अब जब वाष्प बनने लगी तो पानी यहां से यहां तक पहुंच गया होगा, यानी कि जब आपने तापमान को बढ़ाया तो बेटा आयतन बढ़ गया होगा। पहले आयतन V था, ताप बढ़ाने से आयतन कितना हो गया V1। समझ में आ रही है बात कुछ, बहुत अच्छे। क्या द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ा होगा भाई, जितनी, चूंकि कंटेनर क्लोज है, बंद है कंटेनर भाई, कैसा है बंद। अब चूंकि क्लोज कंटेनर है तो वाष्प तो बाहर नहीं निकल रही होगी, वाष्प अंदर ही है, और अगर अंदर है तो मास में कोई बदलाव नहीं आ रहा होगा, जितना मास पहले होगा, यानी कि जितना भार पहले होगा ताप बढ़ाने पर भी उतना ही भार रहा होगा। दूसरी बात, अब मास को या फिर मात्रा को, बात तो एक ही है, यानी कि ताप बढ़ाने से मात्रा या मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ किस पे प्रभाव पड़ता है, आयतन पे। ताप बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, यानी कि आयतन बदलेगा, और अगर आयतन बदलेगा तो आपको पता ही है कि जो मोलरता का फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला वो W/m गुना कैपिटल V। आयतन चेंज हो रहा है। अब बताओ n क्या है, n है मात्रा, n क्या है बेटा, मात्रा, n मात्रा, मोल मतलब मात्रा। क्या ताप बढ़ाने से मात्रा चेंज हुई, नहीं, मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या ताप बढ़ाने से आयतन चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ आयतन, और अगर आयतन चेंज होगा तो फिर मोलरता भी बदल जाएगी। कैसे भाई, कैसे, मोलरता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयतन के, है या नहीं ये बताओ। तो आयतन बढ़ेगा मोलरता घट जाएगी। कैसे प्रभावित हो रही है मोलरता ताप के साथ, ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आई होप कि बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। चूंकि मोल किसके बेटा, विले के, विले के मोल बराबर, विले के मोल बराबर विले का भार या द्रव्यमान, जो कि किसमें होगा, ग्राम में, बटे विलियन, विले का अनुभार, बटे विले का अनुभार, विले का अनुभार। अब ध्यान से देखना बेटा, मोल को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भार को W से और अनुभार को m से। तो n का फॉर्मूला आएगा W/m। क्या फॉर्मूला आ रहा है, W/m। m क्या है बेटा, स्मॉल m है, अनुभार। W क्या है, भार, किसका भार है, विले का, किसका अनुभार है, विले का। आपको बात समझ में आ गई, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो चूंकि W बराबर ये होता है, चूंकि W बराबर ये होता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि मोलरता बराबर, मैंने n की जगह रखा W/m और गुना आयतन क्या है V। V किस में, लीटर में। हमने कहा यदि आयतन क्या हो, अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि यदि हमारे पास जो आयतन है वो ml में हो, यदि विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ml में हो या ml में दिया हो, अगर ml में दिया हो तब हमारे पास जो मोलरता होगी कैपिटल M, तो वो हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m।
गुना वी। अब ml में कितना फिक्स करते हैं हम, 1000, इसलिए गुना किससे करनी पड़ेगी, 1000 से। ये फॉर्मूला है। अब वो डिपेंड करेगा हमें कौन सा फॉर्मूला मोलरिज्म में अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो डिपेंड किस पे करने वाला है बेटा, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे, कि न्यूमेरिकल कैसे हमें देता है और क्या पूछता है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैंने बातें बता रखी है कि जहां स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, जहां स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है और एम क्या है, विलेय का अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। अगर मोलर द्रव्यमान की बात करेगा तो उसका मात्रक क्या होगा, ग्राम प्रति मोल, और अगर अणुभार की बात करेगा तब इसका कोई मात्रक नहीं होगा। यानी कि चूंकि एनसीईआरटी के अंदर बार बार आपको ये वर्ड मिलेगा मोलर द्रव्यमान, तो हमें इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा। इसका मात्रक क्या होता है, मोलर द्रव्यमान का ग्राम प्रति मोल, लेकिन अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी क्या बेटा, वी हमारे पास है विलयन का आयतन। किस में रखना है विलयन का आयतन, लीटर में रखना है। विलयन का आयतन लीटर में, अगर लीटर में दे रखा है और अगर एमएल में दे रखा है तो 1000 से गुना करके रखेंगे। खैर बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने आंकिक प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी। अगर आपने ये बात अभी तक जितनी मैंने बात आपको बताई, आपने उन बातों को बहुत अच्छे से अगर सीखा होगा तो न्यूमेरिकल करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। चलिए खैर, क्या कहता है भाई आंकिक प्रश्न हमें, न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कहता है कास्टिक सोडा है NaOH, मतलब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, को 500 ml विलयन में घोला गया। 500 ml आयतन दिया विलयन का, ml में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। उसने कहा है कि Na के एक परमाणु का भार 23 है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 है और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 है। यानी कि कुछ एटम के परमाणु का भार भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे, तो ये बात उसने दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसका फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेंगे। जो भी निकालना होगा, मोलरता निकालनी है तो मोलरता का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्योंकि उसने विलयन का आयतन बेटा 500 ml दिया, ml में दिया है, इसलिए हम फॉर्मूला भी कौन सा अप्लाई करेंगे, ml वाला। और साथ में उसने मोल नहीं दिए बल्कि भार दिया है बेटा, तो भार वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो मोलरता जिसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं वो बराबर होता है स्मॉल w बटे m गुना कैपिटल V। ml में दे रखा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करनी पड़ेगी। इसे समीकरण 1 कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे मोलरता निकालने के लिए स्मॉल w चाहिए। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। m चाहिए, m क्या है, विलेय का अणुभार। v क्या है, विलयन का आयतन। देखते हैं क्या क्या दे रखा है, दिया है भाई उसने। क्वेश्चन से स्टार्टिंग से शुरू करो। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml विलयन में घोला। यार 4 ग्राम कास्टिक सोडा बहुत ही कम अमाउंट में है, इसका मतलब कास्टिक सोडा विलय होने वाला है। बहुत अच्छे, तो NaOH का भार, NaOH का भार किससे डिनोट कर रहा हूं मैं NaOH के भार को, स्मॉल w से। स्मॉल w से कितना दिया है भाई, 4 ग्राम। अब चूंकि NaOH विलय है और विलय का भार चाहिए, विलय का ही अणुभार चाहिए। ध्यान से समझो बात को। अणु किससे मिलकर बनते हैं, अणु मिलकर बनते हैं परमाणुओं से। किससे बेटा, परमाणु से। हमें पता होता है परमाणु का भार, हमें अणु का भार, उन परमाणुओं के भार को जोड़कर हम क्या निकाल सकते हैं, उस अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए हमारे पास NaOH है बेटा, NaOH कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है, यहां पर तो 3 परमाणु से मिलकर बना है। Na एक तो Na का परमाणु है, एक किसका है, ऑक्सीजन का, और एक किसका है, हाइड्रोजन का। अब हम जानते हैं उसने गिवन में भी दे भी रखा है, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए और मैं लिखवा भी दूंगा कि सोडियम के एक परमाणु का भार 23 होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है। तो इन परमाणुओं के भार को हम जोड़ेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, इस अणु का अणुभार निकाल लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, हमें निकालना है अणुभार। ठीक है, तो अणुभार NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार जिसे हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल m से, NaOH का अणुभार। अभी बताया परमाणुओं के भार को जोड़ेंगे। Na के परमाणु का भार कितना होता है, 23। जब हम नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो प्लस करेंगे, प्लस। ऑक्सीजन के कितना होता है, 16। फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे फिर प्लस करेंगे, +1। 23 और 1 24 और 16 40। आप जोड़ सकते हो,
23 और एक 24 और 16 40। तो NaOH का परमाणु भार NaOH का अणुभार कितना आएगा 40 आएगा। मेरे पास स्मॉल w भी पता चल गया, स्मॉल m भी पता चल गया। विलयन का आयतन उसने साफ साफ दे रखा है, विलयन का आयतन। भाई मोलरता निकालने के लिए विलयन का आयतन भी चाहिए, तो विलयन का आयतन कैपिटल V बराबर कितना दिया बेटा 500 ml। 500 ml। क्या आपके पास स्मॉल w है? बिल्कुल है। स्मॉल m है? बिल्कुल है। v भी है बेटा हमारे पास। तो जब समीकरण 1 से जब आप समीकरण 1 में वैल्यू पुट करते हो तो मोलरता कैपिटल M बराबर, देखो स्मॉल w कितना है भैया 4, अणुभार कितना है 40, गुना आयतन कितना है 500 और ऊपर किससे गुना हो रही है 1000 से। 500 गुना 1000। चेक करते हैं बेटा, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो खत्म। अब क्या बचा? ऊपर 4 बचा, नीचे 4 गुना 5 बचा। इस 4 से ये 4 खत्म क्योंकि गुना में है, यहाँ पर गुना में है बेटा। अब क्या बचा बेटा? ऊपर 1 बचा और नीचे 5। 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.2। कर लेते हैं भाई, 1 को 5 से डिवाइड, चलेगा नहीं, पॉइंट लाके उतारोगे 0, अब चल जाएगा। कितनी बार? 5 दूनी 10, 10 बार। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है 0.2। 0.2 मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक बताया था ना, ऊपर मोल है और नीचे लीटर, तो मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, या फिर आप बस क्या लगा दो कैपिटल M, या फिर 0.2 के आगे क्या लगा दो कैपिटल M। क्लियर है बात? न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, इससे आगे बात चलते। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल आपने कर लिया होगा, अब इस पे आते हैं। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है भाई कि हमारे पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, को 200 ml विलयन में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। 200 ml विलयन में घोला गया और हमें इस विलयन की क्या निकालनी है? मोलरता फाइंड आउट करनी है। Na के एक परमाणु का भार 23 दिया है, Cl का 35.5 दिया है। तो वही चूंकि हमें मोलरता निकालनी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाई मोलरता कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल w बटे m गुना v, और v चूंकि ml में दे रखा है इसलिए ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना। सॉरी। अब चेक करो बेटा, यहाँ पर वैल्यूज में क्या क्या दे रखी है उसने। वैल्यूज में देखो दिया है क्या उसने? स्मॉल w दिया है, बिल्कुल दिया है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है और उसको विलयन में डिसॉल्व कर रखा है, तो सॉलिड अपने नेचर को खो देता है, भौतिक अवस्था खो देता है, और जो अपनी भौतिक अवस्था खो देगा वो विलय होगा। ये बात आपको बता रखी है, इसलिए NaCl यहाँ पर विलय है। तो NaCl का भार स्मॉल w कितना दिया बेटा? NaCl का भार 5.85 ग्राम। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी पड़ेगी? NaCl का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो NaCl का अणुभार किससे डिनोट करूंगा? M से। अब मैंने आपको बताया था भाई NaCl एक अणु है, और अणु का भार कैसे निकालते हैं? परमाणुओं के भार को जोड़कर। NaCl किससे मिलकर बना है? एक तो Na और एक Cl, दो परमाणु से मिलकर बना है। Na के एक परमाणु का भार 23 प्लस Cl के एक परमाणु का भार 35.5 कितना है? 35.5। तो जोड़ लेते हैं भाई 23 प्लस 35.5। चलो जोड़ लेते हैं, 23 के आगे जीरो लगा दो, 505। जोड़ रहा हूं मैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 3 8, 2 और 3 5, तो कितना है 58.5। तो NaCl का जो अणुभार आ गया बेटा वो आ गया 58.5 m। 58.5। स्मॉल w भी है, स्मॉल m भी है, कैपिटल V विलयन का आयतन, अरे दे रखा है भैया विलयन का आयतन कैपिटल V कितना दे रखा है? बोलो 200 ml। अरे दे रखा है नहीं, बोलो जल्दी से भाई, 200 ml दे रखा है नहीं। तो अब आपके पास बेटा स्मॉल w भी है, स्मॉल m भी है, कैपिटल V भी है। तो वैल्यू समीकरण 1 में पुट करो। समीकरण 1 से रखते हैं भाई समीकरण 1 में वैल्यू।
जैसे समीकरण एक में वैल्यू पुट करोगे तो मोलरता कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 5.85। बहुत बढ़िया। और हमारे पास स्मॉल एम कितना है बेटा 58.5 इंटू वी कितना है वी बताओ भाई वी कितना है वी है हमारे पास 200 ml और गुना किससे करनी पड़ेगी 1000 से। बिल्कुल सही है, सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। चलिए थोड़ा भाग कर लेते हैं। यहां पर अगर आप देखो इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, राइट। अब देखो यहां पर क्या बचा, यहां पर क्या बचा 5.85 गुना 10, नीचे क्या बचा बेटा 58.5 इंटू 2, यही है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे आ जाएगी क्या, तो मैं अलग करके लिख रहा हूं, जब पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएगी, राइट ओके। और जब ये पॉइंट हटेगा 1 जीरो ऊपर जाएगी तो ऊपर बचेगा 585 गुना 10 गुना 10, क्योंकि पॉइंट हटा 1 जीरो ऊपर गई, और नीचे मिलेगा बेटा 585 गुना 2 गुना 100, क्योंकि जब 2 पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ऊपर भी 10 से गुना करोगे 100 आ जाएगा, नीचे भी 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 खत्म, राइट। 585 से 585 खत्म, ऊपर 1 बचा बेटा नीचे 2, और 1/2 मतलब 0.5। आप डिवाइड कर सकते हो 1 को 2 से, राइट, तो नहीं चलेगा, पॉइंट लगा उतारोगे 0 चल जाएगा, कितनी बार 5 बार, 5 दूनी 10, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। मात्रा क्या होगा, या तो कैपिटल एम लगाओगे या फिर आप क्या लिखोगे मोल प्रति लीटर, क्या लिखोगे बेटा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा, इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई इससे आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इंटेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी, ठीक है। और आपको बताया कि अब जो पैटर्न है बोर्ड का वो एनसीईआरटी के ऊपर है, इसलिए इंपोर्टेंट भी बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ये तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस मात्रा अलग अलग है और बाकी सब कुछ सेम है। तो शुरू करें, क्योंकि हम जानते हैं वही तरीका क्या है मोलरता लिखने का, चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले आप यही लिख लो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या होता है बेटा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल वी। एमएल में दे रखा है क्या, बिल्कुल एमएल में, तो इसलिए 1000 से ऊपर क्या कर दोगे गुना समीकरण 1 से। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखो स्मॉल डब्ल्यू चाहिए, 4 ग्राम कास्टिक सॉरी 5 ग्राम कास्टिक सोडा है, इसलिए आपको समझ में आ गई होगी बात कि भाई NaOH का भार, NaOH का भार यहां पे लिख लेना दिया है, NaOH का भार स्मॉल w कितना दिया है बेटा 5 ग्राम। NaOH चूंकि विलय है तो विलय का हमें क्या निकालना पड़ेगा अणुभार, तो NaOH का अणुभार किससे डिनोट करेंगे स्मॉल m से। कितना अभी बताया था परमाणु के भार को जोड़ना है, एक तो Na का, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। Na कितना दिया है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना दिया है 1, तो इसलिए कितना होगा बेटा 40, क्योंकि 23 और 1 24 और 16 40। आयतन विलयन का आयतन कैपिटल V कितना दे दिया 450 ml, 450 ml। क्या सारी वैल्यूज आपके पास है, बिल्कुल समीकरण 1 में रखो वैल्यू समीकरण 1 से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 से जब आप मोलरता निकालोगे, मोलरता कैपिटल M बराबर स्मॉल w कितना है 5, अरे है क्या 5, और अणुभार 40, आयतन 450 और गुना 1000। चेक करो भाई जल्दी से, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, अरे है ना। अब सुनो क्या क्या बचा, ध्यान से देखो, मोलरता, मोलरता क्या बचा यहाँ पर
ऊपर 5 बचा, नीचे 4 बचा, गुना 45 बचा और ऊपर 10 बचा। यानी कि फाइनल हमारे पास बच रहा है 5 गुना 10 बटे 4 बच रहा है, 4 गुना 45। और भी कुछ बच रहा है? नहीं, ये बचा। 5 से 45 कट जाएगा, 5 निम 45, तो ऊपर 10 बचा, नीचे 4 गुना 9। 10 कट जाएगा 2 से 5 बार, 5 दूनी 10 और ये 4 कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4। तो बेटा ऊपर 5 बचा और नीचे 9 दूनी 18। तो 5 पे 18 का टेबल पढ़ना है, नहीं चलेगा, पॉइंट लागो उतारोगे 0, अब चलेगा। 18 दूनी 36, कितना भाई? 18 दूनी 36, 14 बच जाएगा। क्योंकि 18 दूनी 36, देखो 10 में से एक इधर से लोगे ना, 0 में 6 तो जान सकते, 10 में 6 गए, 4 बच गए, यहाँ 4 बच गया होगा, तो 4 में से 3 गए 1। अभी भी नहीं चलेगा तो फिर 0 उतार लो, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126, ठीक है। आप मिनिमम 2 डिजिट तक ही अपने टेबल को रख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 0.27। तो कितना आंसर आ गया भाई हमारे पास? 0.27। मात्रा कैपिटल एम या फिर क्या लिखोगे? मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे, तो नोट करो जल्दी से, फिर इससे आगे चलते चले। चलिए, इसके बाद हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल क्या कहता है भाई? 5 ग्राम यूरिया को 100 ml विलयन में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ये खुद कर सकते हो और खुद ही करना है, मुझे तो बस आपको वैल्यूज के बारे में बताना है। चलिए, मोलरता निकालना है, मोलरता। तो चूंकि हम जानते हैं, वही लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं जो तरीका है। चूंकि हम जानते हैं मोलरता फाइंड आउट करनी है, तो कि मोलरता कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल वी। एमएल में दे रखा है ना, तो एमएल में दे रखा है, इसलिए ऊपर क्या करोगे? 1000 से गुना। बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो, ये दे दिया, गिवन में क्या क्या वैल्यू है दिया है, इसे समीकरण 1 कह देना भाई, समीकरण दिया है। देखो वैल्यूज क्या क्या दे रखी, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए ना, 4-5 न्यूमेरिकल करा दी, 3-4, तो ये भी आसानी है। 5 ग्राम यूरिया को 100 ml विलयन में घोला गया, 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम। तो यूरिया का भार दे दिया भैया, यूरिया का भार, यूरिया का भार जिसे डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू से। कितना दे दिया? 5 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का अणुभार। ध्यान से देखो, यूरिया का अणुभार, क्योंकि यूरिया विलय है ना, इसलिए यूरिया का अणुभार m बराबर, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CONH2। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि यूरिया के अंदर कितने परमाणु हैं, यूरिया के इस अणु में कितने परमाणु हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो 4 परमाणुओं से मिलकर, सॉरी 4 परमाणु कह रहा हूं, 4 तत्वों से मिलकर बना। नाइट्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन है, साथ में कार्बन है और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने एटम है? एक ये है और एक ये है, तो नाइट्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ये है और 2 ये है। हाइड्रोजन के 4 हैं। कार्बन के कितना है? 1 है और ऑक्सीजन के कितना है? 1 है। तो टोटल कितने होंगे? 2 और 4 6 7 8, 8 परमाणुओं से मिलकर यूरिया का एक अणु बना। तो इन परमाणुओं के भार को जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं? इस अणु का अणुभार फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब उसने दिया भी है, उसने दिया भी है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 है, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है बेटा 16। नहीं दिया तो तुम नोट कर लेना, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है। क्लियर है बात? चलिए, तो हम रखना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14, फिर आ गया हाइड्रोजन, या कितने हैं नाइट्रोजन? 2, तो 2 से गुना कर दो यहीं पर ही, एक ये और एक ये, प्लस फिर कौन आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, कितना हाइड्रोजन? 2 और 2 4, 4 से गुना कर दो भाई, 1 का 1 है, 4 का कितना होगा? 4 से गुना करूंगा। नाइट्रोजन का 1 का 14 है, तो 2 है ना नाइट्रोजन, तो 2 का कितना होगा? 2 से गुना करूंगा, प्लस कार्बन के एक परमाणु का भार 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16। चलिए, 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 एकम 12, 16 एकम 16, 28 और 12 40, 40 और 4 44, 44 और 16 60। तो यानी कि यूरिया का अणुभार आ गया बेटा हमारे पास 60, एम मिल गया।
स्मॉल डब्ल्यू मिल गया। कैपिटल वी विलियन का आयतन, भैया विलियन का आयतन कितना दिया है 100 ml, कितना दिया है 100 ml। बताओ सारी चीजें है या नहीं है। क्या करोगे, उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रख दोगे। क्या क्या भाई, क्या क्या भाई, समीकरण 1 से सारी वैल्यूज आपके पास है। अब समीकरण 1 से कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू 5 60 गुना 100 और ऊपर 1000। लो जी भैया, इस जीरो से जीरो खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। ऊपर 5 बचा, नीचे 6 बचा। 5 को 6 से पारा पढ़ सकते हो, मैंने ही करा दिया। चलो ये भी पॉइंट लगो उतारोगे जरूर, क्योंकि 5 पे तो पढ़ नहीं सकते। 60 पे 6 8 48 भैया 2 बच गया, फिर 0 6 3 18 फिर 2 फिर 6 3 18 बस 2 डिजिट तक चला सकते हो। मिनिमम 2 डिजिट तक चलाना और मैक्सिमम 3 डिजिट तक। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.83 कैपिटल एम, या फिर मात्रक ले सकते हो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। समझ में आ रहे होगा न्यूमेरिकल आपको। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, 5वां 20 ग्राम एसिटिक एसिड को 500 ml विलियन में घोला गया, प्राप्त विलियन की मोलरता ज्ञात करो। आप कर सकते हो, ये भी खुद से कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा हिंट देना है। चलिए भाई, सबसे पहले तो आपको वही लिखना है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो मोलरता है होती है ना, वो बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुना वी। ml में दे रखा है, इसलिए ऊपर क्या करो 1000 से गुना करो। समीकरण 1 कहते हैं ना। अब 4 ग्राम में 20 ग्राम एसिटिक एसिड को 500 ml विलियन में घोला गया, तो एसिटिक एसिड कम है ना, इसलिए एसिटिक एसिड क्या होगा, विले। तो भाई दिया है क्या वैल्यूज दे रखी है भाई, दिया है एसिटिक एसिड का भार, एसिटिक एसिड का भार जिसे डिनोट कर रहा हूं मैं स्मॉल डब्ल्यू से, कितना दिया है 20 ग्राम। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भाई अनुभार उसी से तो निकालेंगे, एसिटिक एसिड का अणुभार, एसिटिक एसिड का अणुभार फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, वैसे याद होना चाहिए, हो सकता है पेपर में दे भी दे और हो सकता है ना भी दे, इसलिए फॉर्मूला याद हो, और याद हो भी जाएगा क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बार बार एसिटिक एसिड आना ही है, तो याद भी हो जाएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब चेक करो एसिटिक एसिड कितने परमाणुओं से मिलकर बना, 2 तो कार्बन के परमाणु है, 4 हाइड्रोजन के, 3 और 1 4, तो 2 और 4 6, 2 ऑक्सीजन के, 6 2 8, 8 परमाणु से मिलकर बना है। अब इसमें अगर हम बात करें, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, कितने कार्बन है 2 भाई, एक ये और एक। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, कितना हाइड्रोजन 3 और 1 4। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना ऑक्सीजन है 2 भाई, देख लो है या नहीं है, दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा ये रहा। चलिए खैर 12 दूनी 24, 4 कम 4, 16 दूनी 32, तो 24 और 4 28, 28 में 32 जोड़ोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 60, तो इसका अणुभार कितना आ गया बेटा 60। आयतन कितना दिया है 500 ml दिया है, तो क्या आपको स्मॉल डब्ल्यू है 20 ग्राम, अणुभार है बेटा 60 m की जगह और आयतन है 500। सारी वैल्यूज है, समीकरण 1 में रख देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, और अगर कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन में तो पूछ लेना एक बार कमेंट करके, इसका आंसर बता दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हिंट नोट कर लो। इसके बाद यहां पर बात करते हैं आसुत जल की मोलरता की गणना कीजिए, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। आसुत मतलब डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलरता की गणना करनी है और जल का घनत्व दे दिया हमें 1 ग्राम प्रति ml। तो पहले मोलरता लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार MCQ के अंदर आ गया है, बहुत ज्यादा बार, इसलिए याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। चलिए खैर, चूंकि हम जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि भाई मोलरता, जल की मोलरता निकालनी है, बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम गुना वी। वी किस में रखना है मुझे बताओ, वी रख लेते हैं ml में, तो अगर ml में रखेंगे तो ऊपर, क्योंकि ग्राम प्रति ml दे रखा है ना, इसलिए ml में रख लिया, तो ऊपर 1000 से गुना करनी पड़ेगी।
अब m क्या है बेटा, यहाँ पर जल का अणुभार, जल की मोलरता निकाल रहे हैं ना, तो जल का अणुभार होगा। जल का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। जल का अणुभार, तो समीकरण एक क्या देंगे हम, जल का अणुभार m। जल का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है और हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 ही कम 2 प्लस 16, फाइनली कितना आएगा 18। तो जल का अणुभार हमारे पास कितना आ गया बेटा 18। अब उसने दिया है घनत्व डी, डी दिया है बेटा कितना, डी दिया है 1 ग्राम प्रति ml, तो ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml 1 ग्राम प्रति ml से ही पता चल रहा है कि जो घनत्व का फॉर्मूला होगा वो क्या रहा होगा, ग्राम मतलब भार, यानी कि द्रव्यमान बोल सकता हूं, द्रव्यमान, और बटे में है बेटा आयतन, आयतन मतलब ml मतलब आयतन। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रति आयतन, द्रव्यमान मतलब W, आयतन मतलब V। W किस में रख रखा है उसने, ग्राम में, और आयतन किस में रख रखा है बेटा ml में, तो ग्राम प्रति ml। क्या आपको ये दिख रहा है W अपॉन V, ये रहा, W ग्राम में ही तो है और V किस में ml में, तो W अपॉन V घनत्व ही तो होता है, W अपॉन V, W अपॉन V क्या होता है बेटा, घनत्व होता है। तो W अपॉन V का मान कितना दे दिया 1, तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई W अपॉन V, V ml में है ना, इसका मान कितना दे दिया 1, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चेक करो बेटा, मोलरता, मोलरता कैपिटल M बराबर W अपॉन V का मान 1, अणुभार जल का 18 और गुना कितना बेटा 1000, 1000 के 1 में गुना करोगे 1000 आएगा, 1000 बटे 18। तो चेक करो 1000 पे जब हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 18 1 पे नहीं पढ़ सकते, 10 पे नहीं पढ़ सकते, 100 पे पढ़ेंगे, 100 पे 18 पंजे होता है 90, 18 पंजे कितना होगा 90, 100 में से 90 गए 10 ही बचेगा ना, फिर ये जीरो नीचे उतार लिया हमने। फिर से क्या कितनी बार 5 बार पढ़ेंगे, 18 पंजे 90, फिर कितना बचेगा 10, अभी 10 पे पढ़ा नहीं पढ़ सकते इसलिए पॉइंट लैग उतारोगे 0, फिर से 100 हो गया, फिर 18 पंजे 90, फिर कितना बचा 10, फिर जो 0 उतार लोगे फिर 100 हो गया, तो 18 पंजे 90, और ये चलता रहेगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना है 55.55, मात्रा कैपिटल M या फिर मोल प्रति लीटर 55.55, कितना आंसर भाई 55.55, 55.55, ठीक है, मात्रा कैपिटल M या फिर मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट पता हो आपको कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, डायरेक्ट पता हो भैया, डायरेक्ट कितनी होती है 55.55। MCQ के अंदर सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है मोलरता पे, सबसे ज्यादा बार, 15 बार ना आ गया हो, ज्यादा मोर देन, सबसे ज्यादा बार आने वाला है, डायरेक्ट पता हो 55.55 शुद्ध जल की मोलरता। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतने रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।